हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम वर्क एनर्जी पावर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज एंड प्रॉब्लम्स जस्ट 15 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क हमें मिलता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से और इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस फोर्स को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आई कैप, जे कैप एंड के कैप यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में दिए गए हैं तो हमें थीटा की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक यूनिफॉर्म फोर्स दिया गया है 3 आई कैप प्लस जे कैप जो एक 2 kg पार्टिकल पर लग रहा है। इस वजह से पार्टिकल इनिशियल पोजीशन 2 आई कैप प्लस के कैप से डिस्प्लेस होकर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप पोजीशन पर आ गया है। वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल इज W इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप माइनस 2 आई कैप प्लस के कैप। यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब हम वर्क निकालने के लिए फोर्स का और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। नाउ डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत सिंपल होता है। आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, सिमिलरली जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो एंड के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो एंड सभी रिजल्टेंट वैल्यूज को ऐड कर दो। यहां से हमें मिलेगा वर्क इक्वल्स टू 9 जूल। वर्क कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका हम तब यूज करते हैं जब हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड दोनों के बीच का एंगल थीटा पता होता है। लेट से एक 5 न्यूटन फोर्स बॉडी को 10 मीटर डिस्प्लेस करता है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 60 डिग्री दिया गया है, तो हम वर्क सिंपली एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। देयरफॉर वर्क इक्वल्स टू 5 times 10 times cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 25 जूल। अगर फोर्स टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो हमें वर्क डन इंटीग्रेशन यूज करके निकालना होगा। फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड ही वेरी हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। देयरफॉर इंटीग्रेशन फॉर्म में वर्क को लिख सकते हैं W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f डॉट dx वेयर फोर्स वेक्टर f डिस्प्लेसेस द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन x1 टू फाइनल पोजीशन x2 ऑन द x एक्सिस। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक 10 kg ब्लॉक x डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इस ब्लॉक पर एक रिटार्डिंग फोर्स F इक्वल्स टू 0.1 टाइम्स x जूल पर मीटर एक्ट करता है फ्रॉम x इक्वल्स टू 20 मीटर टू 30 मीटर। इस दौरान ब्लॉक पर यह फोर्स क्या वर्क करेगा ये बताना है। F की वैल्यू दे रखी है 0.1 x। इनिशियल पोजीशन x1 है 20 मीटर एंड फाइनल पोजीशन x2 है 30 मीटर। देयरफॉर वर्क को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0.1 टाइम्स x टाइम्स dx फ्रॉम इनिशियल पोजीशन 20 मीटर टू फाइनल पोजीशन 30 मीटर। यहां से हमें वर्क की वैल्यू मिलेगी -25 जूल। यहां नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया है तब भी हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क होता है इंटीग्रेशन एफ dx। इंटीग्रेशन एफ dx मतलब एरिया अंडर द एफ एक्स ग्राफ। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको यह ग्राफ दिया गया है और पूछा गया है 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल पर क्या वर्क होगा। W इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। यहां 0 से 3 मीटर तक फोर्स 0 है, देयरफॉर वर्क भी हमारा 0 आएगा। 3 मीटर से 7 मीटर के बीच 2 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। इसका एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे। सिंपली एक रेक्टेंगल कंसीडर करें जिसकी एक्स एक्सिस पर लेंथ है 7 - 3 इक्वल्स टू 4 मीटर एंड वाई एक्सिस पर लेंथ है 2 न्यूटन। इस रेक्टेंगल का एरिया दोनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। देयरफॉर वर्क बिटवीन 3 मीटर टू 7 मीटर इक्वल्स टू 4 times 2 इक्वल्स टू 8 जूल। 7 मीटर से 12 मीटर के बीच फोर्स 2 न्यूटन से 0 न्यूटन लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। यहां हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करना है
जिसका बेस एक्स एक्सिस पर है विद ए लेंथ 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 मीटर एंड हाइट वाई एक्सिस पर है विद ए लेंथ 2 न्यूटन। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ टाइम्स 5 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 5 जूल। देयरफॉर 0 से 12 मीटर के बीच टोटल वर्क होगा 0 प्लस 8 प्लस 5 जूल इक्वल्स टू 13 जूल बच्चों। वैसे मोस्ट जनरल फॉर्म में वर्क डन होता है W इक्वल्स टू F डॉट dr। RI एंड RF इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर्स हैं एंड dr वेक्टर होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर्स इक्वल्स टू dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप। मान लो बच्चों अगर हमें क्वेश्चन में ये फोर्स दिया गया है F इक्वल्स टू 3x स्क्वायर i कैप प्लस 2yj कैप और इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया गया है 4i कैप प्लस 6j कैप। देन वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यूज फॉर्मूले में इनपुट करते हैं। वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर i कैप प्लस 2yj कैप डॉट प्रोडक्ट dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वर्क की वैल्यू मिलती है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर हम इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे 4i कैप प्लस 6j कैप। लेकिन ये वैल्यूज हमें कैसे पुट करनी है बच्चों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप में 2 हमारा x एक्सिस का कंपोनेंट है एंड 3 हमारा y एक्सिस का कंपोनेंट है। देयरफॉर इनिशियल x एंड y की वैल्यूज हैं 2 एंड 3 एंड फाइनल x एंड y की वैल्यूज होंगी 4 एंड 6। यहां से वैल्यूज पुट करने के बाद हमें वर्क की वैल्यू मिलेगी 83 जूल। बच्चों आई होप अभी तक आपको अलग अलग वेज में वर्क कैलकुलेट करना समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो हैं जिनके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क उस ऑब्जेक्ट के ट्रेवल्ड पाथ पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि उस ऑब्जेक्ट के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। यानी सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ पर ट्रेवल करे, इस फोर्स का उस ऑब्जेक्ट पर वर्क हर पाथ पर सेम आएगा। इससे हमें यह बात भी पता चलती है कि अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो बच्चों, यानी पाथ ट्रेवल्ड एक क्लोज लूप है, तो ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क 0 आएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स। ऑन द अदर हैंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड करता है और क्लोज लूप्स में इस वर्क की वैल्यू 0 भी नहीं होती। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल हैं फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स, टेंशन फोर्स या नॉर्मल फोर्स, या अगर हमने कोई फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया। बच्चों अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। यहां पे m ऑब्जेक्ट का मास है और v उसकी वेलोसिटी है ड्यू टू इट्स मोशन। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता चलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, द सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू kf माइनस ki। kf हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस ki हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। 1 ग्राम मास की एक रेन ड्रॉप 1 किलोमीटर हाइट से गिरती है। ग्राउंड पर गिरने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड होती है। g की वैल्यू हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी। तो बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू एयर। ग्रेविटेशनल वर्क होगा फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है m टाइम्स g एंड डिस्प्लेसमेंट है हाइट इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। यहां से हमें वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा 10 जूल। रेजिस्टिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, देयरफॉर वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें मिलेगा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर यहां से हम बच्चों वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू आती है माइनस 8.75 जूल।
अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन की जाती है एंड देयरफॉर बच्चों इट इज द एनर्जी possessed by an object due to work done on it by conservative forces. For example, gravitational force ने वर्क किया तो ऑब्जेक्ट को मिलेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया तो ऑब्जेक्ट को मिलेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मल डेफिनेशन होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन by all the conservative forces in bringing it from infinity to present position. Therefore, delta U equals to minus integration f dot dr from infinity to position r equals to minus of work done by all the conservative forces. Delta U होगा ur minus u infinity and r equals to infinity पर potential energy की वैल्यू हम 0 assume करते हैं। Therefore हम लिख सकते हैं ur equals to minus integration f dot dr from infinity to position r। बच्चों इसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फोर्स f equals to minus du by dr। अब बात करते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम्स की। अगर बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो हम कह सकते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम में हो सकती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मान लो 3 बॉल्स हैं, एक बॉल एक स्फेरिकल शेल के अंदर रखी है, दूसरी बॉल स्फेरिकल शेल के ऊपर रखी है और थर्ड बॉल फ्लैट ग्राउंड पर रखी हुई है। तीनों बॉल्स पर हम देख सकते हैं नेट फोर्सेस 0 हैं, यानी तीनों बॉल्स इक्विलिब्रियम में हैं। अगर फर्स्ट बॉल को स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो वो ऊपर जाएगी बट वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब बॉल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर वो वापस उसी पोजीशन पर आ जाए। सेकंड केस में अगर बॉल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए तो बॉल नीचे गिर जाएगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएगी। सच इक्विलिब्रियम और कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब ऑब्जेक्ट अपनी करंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होने के बाद उस पोजीशन से दूर चला जाता है और वापस नहीं आता। थर्ड केस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का है। इस केस में आप बॉल को कहीं भी शिफ्ट करते जाओ, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी, एक नए इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। ना तो उसकी टेंडेंसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आने की है, ना ही दूर चले जाने की है। वो जहां जाती है बस अपनी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन बना लेती है। बच्चों इन सभी केसेस में मैथमेटिकली अगर बात करें तो क्योंकि नेट फोर्सेस बॉडी पर 0 हैं, therefore f equals to minus du by dr equals to 0 in all the 3 cases। फिर चेंज किस वैल्यू में आता है? डिफरेंस आता है सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर की वैल्यूज में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में d2u by dr2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ये वैल्यू नेगेटिव होती है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में ये वैल्यू 0 होती है। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। u की वैल्यू r के टर्म्स में अगर आपको दी गई है, a एंड b यहां पे पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, तो यहां से हम 2 बातें बता सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम एट दिस पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर du by dr की वैल्यू 0 होगी, देयरफॉर यहां हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे r की टर्म्स में और 0 से इक्वेट कर देंगे और हमें r की वैल्यू मिलेगी 2a डिवाइडेड बाय b। सेकेंडली, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बताने के लिए हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे और r की वैल्यू 2a डिवाइडेड बाय b इनपुट कर देंगे। यहां से हमें d2u by dr2 की वैल्यू मिलेगी b to the power 4 डिवाइडेड बाय 8a क्यूब। सिंस a एंड b बोथ आर पॉजिटिव वैल्यूज, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। अब बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। बच्चों अब हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस। और वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें मिला था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस की वैल्यू रिप्लेस करने पर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। यहां से हमें मिलेगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू kf प्लस uf
minus ki plus ui. Sum of kinetic energy and potential energy को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल E से. Therefore, work done by non-conservative forces equals to change in the mechanical energy. अगर ऑब्जेक्ट पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लग रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी. कंजर्व मतलब फाइनल और इनिशियल वैल्यू सेम रहेगी बच्चों, यानी EF इक्वल्स टू EI अगर नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस ही बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं. मैकेनिकल एनर्जी तब भी कंजर्व रहती है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन उनके द्वारा किया गया वर्क डन 0 आ रहा है. उस केस में भी 0 इक्वल्स टू EF माइनस EI, दैट इंप्लाइजेस EF इक्वल्स टू EI. एक एग्जांपल देखते हैं. एक स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर वॉल से अटैच्ड है और एक 2 kg के ब्लॉक को इसके अगेंस्ट 2 मीटर तक पुश करके छोड़ दिया गया है. पास में एक इंक्लाइन प्लेन है विद एन एंगल 30 डिग्री. पूछा यह गया है कि ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पर कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. सभी सरफेसेस बच्चों यहां पर स्मूथ दी गई हैं. ब्लॉक की अगर इनिशियल पोजीशन की बात करें तो इसके पास इनिशियल केवल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है एंड फाइनल पोजीशन देखें तो इसके पास केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस तब मिलेगा जब ब्लॉक की ऊपर जाने की वेलोसिटी 0 हो जाएगी. उस पॉइंट पर केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी. बच्चों ब्लॉक पर कोई नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? जी हां, लग रहा है इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो क्या मैकेनिकल एनर्जी यहां कंजर्व रहेगी? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन 0 होगा. ये पूरे टाइम ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है एंड cos 90 डिग्री इज 0. देयरफॉर वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल्स टू n टाइम्स s cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0. इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी. देयरफॉर EI इक्वल्स टू EF. इनिशियल एनर्जी है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh. h को d के टर्म्स में हम लिख सकते हैं h इक्वल्स टू d sin 30 डिग्री इक्वल्स टू d by 2. गिवन वैल्यूज रखने के बाद d की वैल्यू आएगी 2 मीटर. बच्चों फाइनली बात करते हैं पावर की. पावर इज सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ फोर्स. देयरफॉर पावर p इक्वल्स टू d by dt ऑफ वर्क w इक्वल्स टू f डॉट dr by dt इक्वल्स टू f डॉट v इक्वल्स टू FV cos थीटा. V यहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है. ये इंस्टेंटेनियस पावर होती है. एवरेज पावर होती है रेशियो ऑफ टोटल वर्क एंड टोटल टाइम. एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों. एक m मास की कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट so that the instantaneous power delivered to the car has a constant value P naught. बताना यह है कि वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी. फ्रॉम डेफिनेशन वी हैव P naught इक्वल्स टू FV. F होता है m dv by dt, therefore P naught इक्वल्स टू mv dv by dt और P naught dt इक्वल्स टू mv dv. यहां हम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज रख के इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और हमें v की वैल्यू मिल जाएगी. बच्चों इस तरह हमने वर्क एनर्जी पावर